शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बहुत ज़्यादा तातुल आ गया और तकरीबन ये 15 दिन का तातुल था, जिसके बाद अब मैं दोबारा जो है वो वीलॉग कर रहा हूँ। लेकिन उस दौरान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। अमीर बलाच केस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमने देखी कि अमीर बलाच का जो दोस्त था वो जुडिशल हो गया, उसके बाद मलिक सुहेल वो भी जुडिशल हो गया। दीगर जो पकड़े हुए लोग हैं उनके हवाले से पुलिस ने अभी तक कोई अपना बयान जारी नहीं किया, और ये भी नहीं मालूम कि वो लोग हैं कहाँ पे, क्योंकि अपने घरों में तो वो शख्स अभी वापस नहीं आए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ क्या कि जो मैंने पहला वीलॉग किया था और उसके बाद क्योंकि 23 तारीख को जो है एहसन शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन मैं 21 तारीख को अस्पताल दाखिल हो गया। 22 तारीख को मेरा ऑपरेशन था, तो फिर उस हवाले से कोई अपडेट मैं ना दे सका। लेकिन इसके अंदर अब अपडेट ये थी कि 23 तारीख को दोबारा एहसन शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर उसका दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। वो जिस्मानी रिमांड जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद एहसन शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अब एहसन शाह जो है वो जेल में बंद, हाई सिक्योरिटी जोन में, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो हैंडलर था मलिक सुहेल, उसने क्या किया कि उसका भी जुडिशल रिमांड हो गया और वो भी दोबारा जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने जो है अपनी जो तहकीकात थी उनका आगाज़ किया हुआ था। इसमें मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार किए गए थे, जिसमें नदीम वाइन था, अली असगर था, हारून नामी शख्स था, इरफान नामी एक शख्स था। इन तमाम को भी गिरफ़्तार किया, लेकिन इनमें से किसी की भी अभी पुलिस ने गिरफ़्तारी नहीं डाली और ना ही इनको अदालत में पेश किया गया। जो ये लोग थे एहसन शाह और इसके साथ जो मलिक सुहेल था, इनके बयानात जो हैं उसमें की रोशनी में पुलिस ने बहुत सारे मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए। एहसन शाह से पुलिस ने तकरीबन को 35 लाख रुपए की रिकवरी भी की, और उसके बाद जो है इससे मज़ीद वीडियोज़ बरामद हुई। इसके साथ इससे बरामद हुआ ऐसा मवाद जिसमें ये कभी इम्कान किया जा सकता था कि ये उस तमाम चीज़ में शामिल है। इसी दौरान एहसन शाह का जो दोस्त अमीर बलाज था, जिसकी हलाकत हुई थी, उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वो मंजर आम पर आई। उसमें भी कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें थी और लोगों ने उसमें जो है कि जहर वाली गोली इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने वो वीलॉग्स देखे लोगों के और कुछ ख़बरें उसके अंदर सुनी और देखी कि एहसन शाह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसको कितनी गोलियां लगी और कि जो गोलियां लगी वो जहर वाली गोलियां थी। शायद वो अपने यूट्यूब के वीलॉग को बढ़ाने के लिए, उनकी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कही गई थी बातें। देखें, जो गोली होती है उसके अंदर जो बारूद होता है वो पॉइज़न ही होता है, वो कोई ग्लूकोज नहीं होता कि जिसको निकाल के खा लिया जाएगा या अगर लग जाएगा तो वो की असर नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो एक पॉइज़न होता है, वो जहर होता है, वो बारूद जो है। तो ये जहर वाली गोली कहना तो खैर बड़ी एक अजीब सी बात थी और मुझे हैरानगी भी रही। खैर हर किसी का अपना अपना एक मौक़िफ़ है और वो उस मौक़िफ़ के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे जो चीज़ें निकली उस पर ये बात क्लियर हुई कि वो तमाम क्या था। लेकिन एक बात उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हुई कि एहसन शाह को जो गोलियां लगी वो पेट वाली कैसे लगी। उसकी डायरेक्शन के हवाले से बहुत सारे भी सवाल जो हैं वो सामने हैं। लेकिन मुजफ्फर का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं है। ये मुजफ्फर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी साबित करना है कि उसको गोली कौन सी लगी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अमीर बलाच के साथ, उनकी जो है वो लोगों का जो असला है वो ले लिया गया था, उसका भी फॉरेंसिक करवाया गया है। इसके अलावा जो मुजफ्फर का पिस्टल था उसका भी फॉरेंसिक करवाया गया है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के बाद ही एहसन जो अमीर बलाज है उसको लगने वाली गोलियों की तफसील जो है वो सामने आ सकेगी। ये तो बात क्लियर हो चुकी थी कि जो ये मुलज़म है मुजफ्फर हुसैन, ये तिफ़ी भट्ट का करीबी मुलाजम था, साथी था। उसका जो तस्वीर है उसमें इसका एक गनमैन भी रह चुका हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने उसमें आ चुकी हुई हैं। बहरकैफ अब सूरत हाल ये है कि पुलिस अब आगे क्या करेगी। इसका जो चलान है वो अभी तक पेश नहीं किया गया और अब इसका 40वां भी जो है वो हो चुका हुआ है। और उस सूरत हाल में मामला इस तरह से हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो बलाज के करीबी लोग थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स को भी दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी काफ़ी हद तक जो बातें उनकी दुरुस्त भी हैं और सही भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तफ्तीश का रुख भी तब्दील कर रही हैं। इसमें हमें पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं किया। पुलिस ने जो डायरेक्शन पहले दिन पकड़ी थी
उसी डायरेक्शन के तहत जो है पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ़्तार भी किया और अहम शवाहिद भी जो है वो इकट्ठे किए। इस तमाम सूरत हाल में एहसन शाह और मलक सुहेल का जो किरदार था वो सामने आया। कई जगह पे मैंने देखा कि ये कहा गया कि एहसन शाह जो है वो बरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एहसन शाह जो जितना मेरा 18 साल का तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग में, उसमें मैं नहीं समझता कि एहसन शाह के बरी होने के कोई चांस बनते हैं या मलक सुहेल के बनते हैं, क्योंकि इस तमाम वाक़े में जो मेरे पास इतला थी, पुलिस ने तीफ़ी भट्ट को जो है वो मौके के ऊपर रखा है और तीफ़ी भट्ट ये इतला थी पुलिस के पास कि मौके के ऊपर मौजूद था। तो जब वो मौके पर मौजूद था तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उसके बचने की भी उम्मीद जो है वो कम है और अब पुलिस ने इसको जो है तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को जो इश्तिहारी भी करार दे दिया। मेरा बिल्कुल शुरू का आप एक वीलॉग देखेंगे तो उसके अंदर आप ये बात क्लियर होगी आपको, जब मैंने उसमें एक बहुत क्लियर कहा था कि ये इतना जल्द प्रोसेस नहीं है, ये 2 से 3 महीने लग जाएंगे इस तमाम प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ऐसे किसी के भी रेड वारंट जो है वो जारी नहीं किए जाते, ना हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले उस शख्स को जो है इश्तिहारी होना ज़रूरी है। अभी तो पुलिस ने उसको अपना इश्तिहारी दिया, फिर वो अदालती इश्तिहारी होगा, उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा, दरख्वास्त दी जाएगी वजारत दाखिला को, फिर वजारत दाखिला उसका रेड वारंट जारी करेगी, फिर इंटरपोल से रब्ता होगा, फिर इंटरपोल को वो वारंट भिजवाए जाएंगे, फिर उस बंदे की लोकेशन, उसकी जो यहाँ पे इंटेंसिटी है इस केस की वो बताई जाएगी और फिर तमाम मामला जो हैं वो दिखाने के बाद इसको गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ से एक टीम जो है वो जाएगी। तो अभी भी तकरीबन इस तमाम मामले के अंदर को 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है। इतनी जल्दी जो है इनकी गिरफ़्तारी के लिए टीम जो है तश्कील देकर नहीं भेजी जा सकती। लेकिन इतलात ये भी हैं कि जब तीफ़ी भट्ट ने जो इंटरव्यू दिया था दुबई से, कहा जाता है नामालूम मुकाम उसको बताया जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि वो नामालूम मुकाम बिल्कुल दुरुस्त है, वो गालबन दुबई नहीं कोई और जगह थी और ये इतलात हैं कि वो शायद दुबई से भी स्लिप हो चुका है। लेकिन अब असल हक़ाइक़ और असल मामलात क्या हैं ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, या पुलिस के वो चंद अफसरान जो इस केस में की बहुत तफ्तीश कर रहे हैं वही सही तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अब इस केस में फ़िलहाल ये है कि अब एहसन शाह और मलक सुहेल तो जा चुके हैं अंदर, लेकिन नदीम वाई जो बहनोई है अभी वो पुलिस की हिरासत में है, उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। उसको पुलिस किस अंदाज से अब इस केस के अंदर इन्वॉल्व करती है, अब देखना है कि उसका क्या निकलता है तमाम तरीक़ाकार, क्योंकि एक बिलावल नामी शख्स भी जो है वो सामने आया था जो इस तमाम चीज़ को लीड कर रहा था और बहुत सारे लोग सामने आ चुके हैं अब तक। लेकिन अब देखना ये है कि इन तमाम चीज़ों में बिलावल का किरदार जो बेटा है नदीम वाई का गालबन, और उसका देखा जाएगा क्या रोल था, क्योंकि ये बताया गया पुलिस की तफ्तीश में कि बिलावल ही इस तमाम ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहा था, सरबराही उसी की थी और उसकी सरबराही में सब कुछ हुआ। 8, 6, 7 शूटर्स भी वहाँ मौजूद थे। तो अब आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके मज़ीद जो अपडेट होगी उससे मैं आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।